डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अष्टफलकीय संकुलों के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल है उसके अंदर टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं, 4 एक प्लेन के अंदर, एक ऊपर और एक नीचे होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर सारे एंड्स के ऊपर अगर हम लिगेंड की कल्पना करें तो उसके आधार पर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस प्रकार से हो सकती है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा होता है, यानी डी ऑर्बिटल्स का अभिविन्यास कैसा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल के 5 प्रकार होते हैं। पहला है डी एक्स वाई, दूसरा है डी एक्स जेड, तीसरा है डी वाई जेड, चौथा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पांचवा है डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स और वाई जो अक्ष है इनके मध्य के अंदर जो इसके लॉब्स हैं उनके मध्य के अंदर होते हैं। डी एक्स जेड के अंदर एक्स और जेड एक्सिस के मध्य में होते हैं इसके लॉब्स। डी वाई जेड ऑर्बिटल की जो लॉब्स हैं पालियां हैं वो डी वाई और जेड के वाई और जेड एक्सिस के मध्य में होती हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होती है, और इसी प्रकार जो डी जेड स्क्वायर है उसमें जेड के अलोंग होती है। इनके ओरिएंटेशन के बारे में हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि किस प्रकार इनका इलेक्ट्रॉनिक जो घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व जो होता है वो किस ओर इंगित होता है। आज हम अगर यहाँ पर जो एक अप्रोच ऑफ लिगेंड के बारे में देखते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर लिगेंड एक्स या वाई एक्सिस के द्वारा अगर अप्रोच करता है तो उस स्थिति के अंदर एक्स और वाई जो एक्सिस हैं वो जो काम में आ रही हैं वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में है। और इसी प्रकार अगर जेड एक्सिस के अलोंग अगर ऑर्बिटल अप्रोच करता है तो उसमें डी जेड स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट अधिक होगा। किस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ से अगर कोई लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो उस स्थिति के अंदर वो एक्स एक्सिस के अलोंग करेगा या दूसरा वो वाई एक्सिस के अलोंग करेगा। इसी प्रकार अगर जेड एक्सिस के अलोंग कर रहा है तो वो इस एक्सिस की तरफ आएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं इसके अंदर जो लॉब्स है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ इंडिकेटेड है। और जब यहाँ से लिगेंड भी अगर अप्रोच करेगा तो लिगेंड जो है हम जानते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक पाया जाता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो उस स्थिति के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक पाया जाएगा तो इन दोनों के अंदर लॉब्स के अंदर लिगेंड के और जो लिगेंड है और उसके ऑर्बिटल और जो डी ऑर्बिटल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, उसके अंदर प्रतिकर्षण या रिपल्शन हम अधिक देख सकते हैं क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच हो रहा है। दूसरे प्रकार का जो हमने लिया है यहाँ पर डी जेड स्क्वायर, अगर जेड एक्सिस के अलोंग कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो उस स्थिति के अंदर भी क्योंकि डी जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक पाया जाता है, इसलिए अगर वो यहाँ की तरफ से कोई लिगेंड आता है तो भी उसमें रिपल्शन अधिक होगा। इस प्रकार ओवरऑल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि लॉब जो है वो मध्य में है, दोनों एक्सिस के मध्य में, तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग अगर कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो उस स्थिति के अंदर दूरी अधिक होने के कारण रिपल्शन कम होगा। इसी प्रकार इसके अंदर भी हम देख सकते हैं डी एक्स जेड में भी कि एक्स एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी लिगेंड अप्रोच करता है तो लॉब्स जो है इनके मध्य में होने की वजह से प्रतिकर्षण जो है वो कम होगा। इसी प्रकार डी वाई जेड के अंदर भी जो लॉब जो है वो वाई और जेड एक्सिस के मध्य में है, इसलिए अगर वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी अगर लिगेंड अप्रोच करता है तो भी रिपल्शन यहाँ पर कम होगा। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो है इनके अंदर रिपल्शन अधिक होगा एज कम्पेयर टू डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। तो इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग होगी यानी कि विपाटन होगा। तो डी जनरेसी जो अभी तक हम ये कह रहे थे कि पांचों के पांचों जो डी ऑर्बिटल्स है वो डी जनरेट है, यानी कि इनकी जो एनर्जी लेवल है बिल्कुल समान है, वो बिल्कुल समान न होंगे, इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब जब डी ऑर्बिटल्स की समप्रंशता या डी जनरेसी जब समाप्त हो जाती है तो ये दो भागों के अंदर बढ़ जाते हैं। पहला भाग जिसके अंदर डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर होता है, और दूसरा भाग डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड के द्वारा। तो तीन ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम रहती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की रिपल्शन अधिक होने के कारण इनकी जो एनर्जी जो है वो राइज हो जाती है।
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स देखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड अनुपस्थित है तो उस स्थिति के अंदर जो पांचों डी ऑर्बिटल है वो डीजनरेट होते हैं, यानी कि संप्रंश होते हैं। क्रिस्टल फील्ड अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि यदि क्रिस्टल क्षेत्र गोलाकार सममित है तो उस स्थिति के अंदर जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी में जो राइज होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। और जब स्प्लिटिंग होगी किसी लिगेंड के अप्रोच की वजह से, अगर डी ऑर्बिटल्स की जो संप्रंशता खत्म हो जाती है जिसके कारण वो दो भागों के अंदर बढ़ जाते हैं, तो वो दो जो ग्रुप होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा T2G और दूसरा होगा EG। T2G का तात्पर्य है कि XY YZ और XZ के बीच में जो तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो T2G के अंदर आते हैं, और EG के अंदर जो है हमारे x² - y² और DZ² ऑर्बिटल आता है। ई का यहाँ पर तात्पर्य है डबली डीजनरेट। डबली डीजनरेट का मतलब है कि यहाँ पर दो ऑर्बिटल, जैसा कि अभी हमने कहा, dx² - y² और dz² आ रहे हैं, दो ऑर्बिटल जो है वो समभ्रंश है। और टी का मतलब है ट्रिपली डीजनरेट, मतलब समभ्रंश। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो तीन कक्षक हैं, तीन जो ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz और dxz, ये तीनों की तीनों समभ्रंश है, यानी कि इनकी ऊर्जा जो है बिल्कुल समान है। जी जो है वो जिराट बोलते हैं। जिराट का तात्पर्य है सममित, यानी कि सिमेट्रिक से। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके अंदर सेंट्रल ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर जी जो है उसको हम सबस्क्रिप्ट के जैसे, यानी कि नीचे जो है पादांक के फॉर्म में यहाँ पर यूज में लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया है T2G और EG, इनके अंदर जी लिया है। जी जो है ये सबस्क्रिप्ट के जैसे यहाँ पर काम में लिया जाता है। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है, इसलिए मतलब सममिति केंद्र नहीं होता है, इसलिए वहां पर हम जी को काम में नहीं लेते, क्योंकि जी सिर्फ सिमेट्रिक जो पार्ट है उसी के लिए यूज में लिया जाता है। इसी प्रकार जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो वर्गाकार समतलीय कॉम्प्लेक्सेस हैं, संकुल हैं, उनके अंदर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, सममिति केंद्र पाया जाता है, इसलिए वहां पर भी हम जी को यूज में ले सकते हैं पादांक के जैसे। तो वहां पर हम T2G और EG लिखेंगे। इस प्रकार क्या होगा कि जो अष्टफल की क्रिस्टल क्षेत्र है उसमें डी कक्षक के जो दो समूह हमने बांटे, वहां पर हम T2G और EG बोलेंगे। और EG जो है, जैसा कि हमने देखा कि वे अक्षों की ओर विन्यासित होते हैं तो प्रतिकर्षण अधिक होगा, इसलिए उनकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी। T2G जो अक्षों के मध्य में विन्यासित है, एक्सेस के बीच में हमने देखा था कि इन बिटवीन जो है उनकी लॉब्स होती हैं, तो उस स्थिति के अंदर वे निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर चले जाएंगे। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर डी ऑर्बिटल की T2G और EG के अंदर स्प्लिटिंग हो रही है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो EG ऑर्बिटल्स हैं वो रिपल्शन के कारण हाई एनर्जी स्टेट पे जा रहे हैं, T2G जो है वो कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी स्टेट पर जा रहे हैं। तो जो T2G के जो कक्षक है उनमें जो अब स्थायित्व बढ़ा, क्योंकि अब उनकी एनर्जी कम हो गई है, तो टोटल स्टेबिलिटी ऑफ T2G ऑर्बिटल जो है वो इक्वल होगी टोटल इनस्टेबिलिटी ऑफ EG ऑर्बिटल, यानी कि जो T2G कक्षकों का कुल स्थायित्व है वो बराबर होगा EG कक्षकों के कुल अस्थायित्व की बराबर होगा बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो गुरुत्व केंद्र के नियम है उसके अनुसार स्थिर वैद्युत बलों द्वारा किसी भी तंत्र के अगर समभ्रंश कक्षकों के विभाजन से ऊर्जा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कक्षकों का जो केंद्रक होता है, जो बेरी सेंटर होता है, वो स्थिर रहता है, और डी कक्षकों के लिए भी ये स्थिर केंद्रक का जो नियम है वो सभी कॉम्प्लेक्सेस पर लागू होता है, और ये कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। पूरे तंत्र की जो ऊर्जा है वो समाप्त नहीं होती है डी ऑर्बिटल्स के विपाटन के कारण। बैरी सेंटर जो इनका, जैसा कि हमने कहा कि कक्षकों का जो केंद्रक है वो बिल्कुल स्थिर रहता है, तो उस स्थिति के अंदर ये जो नियम है ये सभी कॉम्प्लेक्सेस, सभी संकुलों पर लागू होता है, और ये किसी संकुल की ज्यामिति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अब EG ऑर्बिटल जो है उसकी जो अगर उसका जो ऑर्बिटल है वो औसत ऊर्जा स्तर से इनकी जो एनर्जी जो है वो +0.6 डेल्टा O, यानी ये ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल 5 ऑर्बिटल है,
तो 3/5 डेल्टा ओ, या इसको हम 6 + 6 DQ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके द्वारा ये इनकी एनर्जी जो है इतनी पार्ट ऊपर हो जाती है, और जो T2G है उनके जो एवरेज जो एनर्जी लेवल है उससे -0.4 डेल्टा ओ या 2/5 डेल्टा ओ या -4 DQ जो एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली नीचे होते हैं। और जब स्प्लिटिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर जाएंगे। लोअर एनर्जी स्टेट क्योंकि यहाँ पर T2G है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स पहले T2G ऑर्बिटल्स में जाएंगे, और क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई है तो यहाँ पर कुछ ऊर्जा जो है वो रिलीज हो जाएगी, ऊर्जा मुक्त होगी, एनर्जी विल बी रिलीज। और जब इलेक्ट्रॉन्स EG ऑर्बिटल्स के अंदर जाएंगे तो वहां पर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, यानी कि एनर्जी का अवशोषण होगा। सो अगर सारे के व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स आर नॉट फुल्ली ऑक्यूपाइड देन द एनर्जी इज रिलीज एंड द सिस्टम विल बी स्टेबलाइज। इस प्रकार अगर सारे के सारे कक्षक अगर पूरी तरीके से ऑक्यूपाई नहीं किए जाते हैं तो उस स्थिति के अंदर एनर्जी रिलीज हो जाती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। और ये जो ऊर्जा का अंतर होता है, जो भी ये क्रिस्टल, इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जो सिर्फ क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या स्प्लिटिंग के कारण ही हमको मिलती है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रन है, इसमें 4 लिगेंड जो है इस कॉर्नर पे एक ही लेवल के अंदर होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, और सेंटर में इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जब स्टार्टिंग के अंदर ये था तो डी ऑर्बिटल जो फ्री आयन की फॉर्म में था, तो यहाँ पर dxy, yz, dxz, dx² - y² dz² था। जब गोलाकार सममिति क्षेत्र आया तो इनकी एनर्जी राइज होगी डी ऑर्बिटल्स की, लेकिन अभी भी समप्रस्थता इसकी खत्म नहीं हुई है, यानी ये डीजनरेट है। लेकिन जब लिगेंड अलग अलग एक्सिस के द्वारा अप्रोच करेंगे तो उस स्थिति के अंदर 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है, 2 ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक हो जाती है, जैसा कि अभी हमने देखा था। और जो T2G ऑर्बिटल से इनकी एनर्जी कितने पार्ट पे कम होगी, तो ये होगी -2/5 डेल्टा ओ, और EG की कितनी अधिक होगी, वो होगी +3/5 डेल्टा ओ। तो ये जो टोटल स्टेबिलिटी है दैट वुड बी इक्वल टू टोटल इनस्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो इस प्रकार जो टोटल तंत्र की जो ऊर्जा के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं आते हैं। अब अगर हम देखें कि कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो हमने देखा, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण जो ऊर्जा है उसकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अष्टफलकीय संकुलों के अंदर किस प्रकार हम गणना कर सकते हैं। तो CFSE ऑक्टाहेड्रल के अंदर -0.4 x + 0.6 y डेल्टा O + a पाई, या हम इसको लिख सकते हैं -4x + 6y dq, हमने dq की यूनिट लगा दी, प्लस a पाया। यहाँ पर x जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल है, ये जो पार्ट था ये T2G के लिए था, तो x जो है वो T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, y जो है वो EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पाई जो है वो एवरेज पेयरिंग एनर्जी है, यानी कि युग्मन ऊर्जा है, ए जो है वो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर है, वो ए को रिप्रेजेंट करता है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम CFSE को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे कौन से कारक है जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का वितरण है, वो निर्भर करता है। तो इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसको हमने डेल्टा ओ के द्वारा रिप्रेजेंट कराई है, और मतलब 2 इसमें जो कारक है कौन कौन से, एक तो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दूसरा है एवरेज पेयरिंग एनर्जी पाई। एवरेज पेयरिंग एनर्जी भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है कोलम्बिक रिपल्शन और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है, जैसा कि डेल्टा ओ के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से T2G और EG के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं, और दूसरे प्रकार के जो ये औसत युग्मन ऊर्जा जो है एवरेज पेयरिंग एनर्जी जो है, इसमें जो पहला पार्ट है कि कोलम्बी प्रतिकर्षण, यानी कि वो प्रतिकर्षण जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य में होता है, अर्थात किसी कक्षक के अंदर जब भी उपस्थित एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उस
इलेक्ट्रॉन को एक और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें डालें और युग्मित करने की हम प्रयास करें, तो उस स्थिति के अंदर हमको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं कूलम्बिक रिपल्शन। और दूसरा है यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी, इसको हम बोलते हैं विनिमय ऊर्जा। ऊर्जा की ये मात्रा है जो समानांतर स्पिन है, अगर उनके पैरेलल स्पिन है और उनको अगर हम एंटी पैरेलल करना चाहें कि उसको हम प्रति समानांतर करना चाहें, तो उस समय पर कितनी ऊर्जा उनको देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। इस प्रकार दो स्थितियां बन गई अब। पहला ये है कि पाई इज लेस देन डेल्टा ओ, और दूसरा है पाई इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो उसको वो होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के क्षेत्र में, और अगर पेयरिंग एनर्जी अगर इसके जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी तुलना में अधिक होती है, तो वो केस होता है वीक फील्ड लिगेंड के केस में। इसको हम बहुत अच्छे से एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। when strong field ligands are there, then pairing of electron occurs। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड अगर उपस्थित है तो वहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, और जो कॉम्प्लेक्सेस है उनको हम बोलेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और चूंकि पेयरिंग हो जाएगी तो इनकी स्पिन कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, या इसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस भी बोल सकते हैं, या हम इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी बोल सकते हैं, जैसा कि हमने वीबीटी के अंदर देखा था। तो इसको हम बोलेंगे प्रबल क्षेत्र संकुल या चक्रण युग्मित संकुल, या हम बोल सकते हैं लो स्पिन मतलब निम्न चक्रण संकुल, या हम बोल सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आंतरिक कक्षक संकुल। और क्योंकि आंतरिक कक्षक संकुल, तो वीबीटी के अंदर हमने इसको सहसंयोजक संकुल के रूप में भी देखा था। और दूसरे प्रकार का है व्हेन वीक फील्ड लिगेंड्स आर देयर, देन पेयरिंग डू नॉट अकर एज द एनर्जी इज टू बी गिवन फॉर इट। जब भी अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड अगर उपस्थित है तो उस स्थिति के अंदर युग्मन नहीं होता है। इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। और इन कॉम्प्लेक्सेस को हम आयनिक कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, यानी कि बाहरी दुर्बल क्षेत्र संकुल, चक्रण मुक्त संकुल, उच्च चक्रण संकुल, या बाहरी कक्षक संकुल या आयनिक संकुल भी कह सकते हैं। तो इन सभी का अर्थ समान है। इसका हम बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स अगर F6 नेगेटिव के साथ भी हो सकता है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ भी हो सकता है। अमोनिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कम्पेयर टू F नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो कोबाल्ट के d ऑर्बिटल से उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। और इस प्रकार से यहाँ पर जब ये पेयरिंग जब अगर F नेगेटिव अगर फ्लोराइड आयन होता है तो उस स्थिति के अंदर 4 जो है वो इसमें जाएंगे, मतलब इसमें पेयरिंग नहीं होगी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पांचों में जाएगा, फिर उसके बाद में जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अयुग्मित रह गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अयुग्मित रह गए, तो डेल्टा O जो है वो कम हो जाता है, इसका जो डिफरेंस है वो भी कम देख सकते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर पहले जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो पहले T2G के अंदर पूरे होंगे, EG के अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पर स्पिन पेयरिंग होगी। जब पेयरिंग होगी तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पिन फ्री बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे हुए हैं, तो स्पिन फ्री जब स्पिन ही नहीं होगी तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस या हाई स्पिन नहीं बन सकता। ये कौन से प्रकार का बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इसलिए ये हाई स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा।